हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सेक्शन 279 सीआरपीसी सेक्शन 256 परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु। समन ट्रायल में यदि परिवादी हाजिर न होता है तो मामले पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि परिवादी समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन या उसके पश्चातवर्ती किसी भी दिन जिस दिन की सुनवाई स्थगित हुई है परिवादी हाजिर नहीं होता। परिवादी जिस दिन अभियुक्त को बुलाया गया है उस दिन या उसके पश्चात किसी भी दिन जबकि कार्यवाही स्थगित की गई है, एडजर्न की गई है, उस दिन परिवादी हाजिर नहीं होता तो मजिस्ट्रेट परिवादी की उपस्थिति होने के लिए 30 दिन का समय देने के पश्चात मजिस्ट्रेट क्या करेगा, परिवादी को उपस्थित होने के लिए 30 दिन का समय देगा और उसके पश्चात इसमें पूर्व किसी भी बात के होते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि किन्हीं कारणों से या किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित करना ठीक नहीं समझे। ये जो 30 डेज की जो लिमिटेशन है वो अब नहीं जुड़ी है इसमें। इससे पहले लिमिटेशन कुछ नहीं थी। इससे पहले यही थी कि यदि परिवादी हाजिर नहीं होता तो उसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगी। लेकिन यहाँ पर ये कर दिया कि मजिस्ट्रेट जो है वो 30 दिन का समय देगा परिवादी को हाजिर होने के लिए और उसके पश्चात अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि किसी कारणों से उसे मामले की कार्यवाही जो है किसी अन्य दिन स्थगित करना ठीक न लगे तब तक के लिए। तो लिमिटेशन पीरियड इसमें नया जुड़ा है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसका प्रोवाइजो है कि जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता के द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले किसी अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है या जहां मजिस्ट्रेट की राय है कि परिवादी को व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसे हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और मामले में कार्यवाही कर सकता है। जहां की परिवादी का प्रतिनिधित्व या अधिवक्ता के द्वारा किया जा रहा है या मजिस्ट्रेट की ऐसी राय है कि परिवादी की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक नहीं है, पर्सनल अपीयरेंस या पर्सनल अटेंडेंस आवश्यक नहीं है, तो वो उसे मामले की कार्यवाही से अभिमुक्ति प्रदान कर सकता है। उपधारा 1 के उपबंध जहां तक होंगे उस मामले में लागू होंगे जहां परिवादी की हाजिर न होने का कारण उसकी मृत्यु है। तो यदि परिवादी की मृत्यु भी हो जाती है तो प्रभाव क्या होगा, अभियुक्त की दोषमुक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 256। आगे हम देखते हैं सेक्शन 280 सीआरपीसी सेक्शन 257 परिवाद को वापस लेना। यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश के पारित किए जाने से पूर्व किसी भी समय मजिस्ट्रेट का यह समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध या जहां एक या एक से अधिक अभियुक्त है वहां उन सब में या उनमें से किसी के विरुद्ध भी परिवाद को वापस लेने की अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा और ऐसे परिवाद वापस लिए जाने का प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। तो जनरल तो क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि परिवाद समन मामले में परिवाद को वापस लेने का प्रभाव क्या होगा। परिवाद को वापस लेने का प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अब ये परिवाद कब वापस लिया जा सकता है, ये एक क्वेश्चन इसमें और बनता है। तो परिवाद कब वापस लिया जा सकता है, अंतिम आदेश के पारित किए जाने से पूर्व किसी भी समय परिवाद को वापस लिया जा सकता है। इसके पश्चात परिवाद वापस नहीं लिया जा सकता। यदि अंतिम आदेश हो गया, फाइनल ऑर्डर हो गया, उसके बाद परिवाद वापस नहीं लिया जाएगा, उससे पहले लिया जा सकता है। और किन मामलों पर जहां की परिवादी मजिस्ट्रेट का यह समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध या एक या अधिक अभियुक्त हैं तो उनमें से किसी के विरुद्ध परिवाद को वापस लेने के आधार हैं और मजिस्ट्रेट उसे वापस लेने की अनुज्ञा देता है, तब ऐसा परिवाद वापस लिया जा सकेगा और ऐसे परिवाद का प्रभाव क्या होगा, अभियुक्त की दोषमुक्ति। आगे हम देखते हैं सेक्शन 281 सीआरपीसी सेक्शन 258 कतिपय मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति। कुछ मामलों में कार्यवाही जो है वो रोक दी जाएगी। तो परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन मामले में, ऐसा कोई समन मामला जो परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित है, इसमें कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कैटेगरी बता दी, जेएम फर्स्ट या सीजेएम की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखे जाएं
इनकी पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखे जाएंगे कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम पर निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है। समन मामले की कार्यवाही को किसी भी स्टेज पर जजमेंट सुनाए बिना रोका जा सकता है। और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पश्चात ऐसी कार्यवाही रोकी जाती है, जहां की जो इसके विटनेस हैं, मुख्य साक्षी हैं, उनका साक्ष्य लिख लिया गया है, उसके पश्चात कार्यवाही रोकी गई है। प्रिंसिपल विटनेस के साक्ष्य के लिख लिए जाने के बाद कार्यवाही रोकी गई है, वहाँ दोषमुक्ति का निर्णय सुना सकेगा और किसी अन्य दिशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है या ऐसे छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा। तो इसमें दो चीज़ें आ गई। सबसे पहले परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित कोई मामला है, उसमें प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनकी पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे कार्यवाही को निर्णय सुनाए बिना किसी भी प्रक्रम पर रोक सकता है। जजमेंट नहीं सुना रहा, उससे पहले कार्यवाही को किसी भी स्टेज पर रोक सकता है। जहां ऐसी कार्यवाही रोकी गई है, उस कार्यवाही को रोके जाने में जो प्रिंसिपल विटनेस हैं, मुख्य साक्षी जो हैं, उनके साक्ष्य को लिख लिया गया है, उसके पश्चात कार्यवाही रोकी गई है, तो ये एविडेंस का काम कंप्लीट हो गया। तो वहाँ इसका प्रभाव क्या होगा? अभियुक्त की दोष मुक्ति। तो वहाँ मजिस्ट्रेट जो है अभियुक्त की दोष मुक्ति का निर्णय सुनाएगा। और अगर कार्यवाही किसी अन्य प्रक्रम पर रोकी गई है, साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित नहीं किया गया है, तो वहाँ अभियुक्त को छोड़ने का प्रभाव जो है वो उन्मोचन होगा, अभियुक्त को डिस्चार्ज किया जाएगा, दोष मुक्त नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 281। आगे देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट सेक्शन क्या कहती है। सेक्शन 282 CRPC 259 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। इसमें क्वेश्चन हेडिंग बेस ही बन रहे हैं कि कौन से सेक्शन में समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित किया जाएगा। सेक्शन 282। तो जब किसी अपराध से संबंधित समन मामले में विचारण के दौरान, किसी अपराध से संबंधित समन मामला है, उसमें विचारण के दौरान जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मामला ऐसा है जो 6 महीने से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय हित में उस अपराध का जो विचारण है वो वारंट मामले की विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट वारंट मामले के विचारण के लिए इस संहिता के द्वारा उबंधित रीति से उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है, ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकता है जिसकी परीक्षा की जा सकती है। तो समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित करने के 2 आधार होंगे, जहाँ की ऐसा कोई समन मामला है जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, या फिर ऐसा कोई समन मामला है जिसमें मजिस्ट्रेट को लगता है कि न्याय हित में ऐसे मामले का समन मामले से वारंट मामले में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो वहाँ मजिस्ट्रेट समन मामले को वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया के द्वारा विचारण किया जाना अधिकृत करेगा। और इसमें ऐसा करने पर क्या होगा? मामले की पुनः सुनवाई की जाएगी और जिन साक्षियों की परीक्षा की जा चुकी है उन साक्षियों को पुनः बुलाकर उनकी पुनः परीक्षा की जा सकेगी। तो इस तरीके से ये समन ट्रायल जो थी वो अपनी कंप्लीट हुई। चैप्टर 21। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 22 देखेंगे।